हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस वीक इन पाकिस्तान की एक और एपिसोड में खुश आमदीद। जो लोग हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं, वेलकम। जो लोग हमें इंडिया से देख रहे हैं, एपिसोड देखने के 2 घंटे बाद अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री के लिए वीपीएन पाकिस्तान से हटा दीजिएगा, क्योंकि बाकी जो आपने वेबसाइट्स खुलनी है वो पाकिस्तान के वीपीएन पे नहीं खुलेंगी, और द पाकिस्तान एक्सपीरियंस अब इंडिया के वीपीएन पे नहीं खुलेगा। तो वीपीएन वीपीएन खेलते रहें, आपके फॉरेन टूर्स लगे ना लगे, आपके इंटरनेट के लगने चाहिए। हमें भी बैरूनी मुल्क ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, जिनकी इंटरनेट सर्च पर कोई मसला नहीं, कि वो डैनी डैनियल सर्च करना चाहें, पाकिस्तान एक्सपीरियंस सर्च करना चाहें, हर चीज अवेलेबल है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी से डायरेक्ट डीसी करंट उजैर हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह के बैन लगे हैं, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी प्लेबुक है, वीपीएन किस तरह इस्तेमाल करना है, कौन सा वाला मुफ्त में तेज चलता है, कौन सा वाला वाईफाई पे अच्छा चलता है, कौन सा वाला कौन से मोबाइल फ़ोन पे अच्छा चलता है, मुझे लगता है एक लिखना पड़ेगा आर्टिकल, द पाकिस्तानी गाइड टू इंडियन फायरवॉल इसेंशली। मुझे तो बड़ी एजाज की बात लग रही है कि इसी लिस्ट पे तो मैं और मियाँ खलीफा दोनों आए। तो कोई तो अचीवमेंट है हमारी कि दोनों हम लोग बैन कर दिए। उजैर यूनुस तो इतना छुपते फिर रहे हैं कि उन्हें द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का ग्रीन छुपा दिया है, ऊपर ब्राउन पहन पहन लिया है, ताकि किसी को नजर ना आए कि बिल्कुल अंदर से ग्रीन है ये। कि भाई हमने जो है रीब्रांडिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि इस पूरी सिचुएशन में लग ऐसे रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इंडिया की, उसने बड़े तेज़ी से फ्रीलांसर्स हायर किए हैं, जिनका काम बेसिकली है कि सारे अकाउंट, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, एक्स हो गया, उस पे जा जा के जो है वो रिपोर्ट करो और कंप्लायंस जो है वो डालो बिग टेक के ऊपर। तो मेरे एक दोस्त के पास भी नोटिफिकेशन आया कि जी आपका एक्स का अकाउंट जो है वो रिपोर्ट हो गया इंडिया में, और हम उसको जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो वो कहते हैं यार मैं तो ट्वीट करता भी नहीं हूँ, लेकिन बस क्योंकि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में रहता है, तो उसका अकाउंट भी ब्लॉक हो गया। तो इसेंशली प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट की तरफ जो है वो भारत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिसे कहा जाता है, वो जा रही है विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस एज वेल। आप लोग सब देख रहे हैं उजैर यूनुस की चालाकी। एक हफ्ता जहाँ डायरेक्ट न्यूज में इन्होंने जंप मार दी, अपना गम छुपाने के लिए सुबह सुबह ब्राउन जैकेट पहन के कॉफी पी रहे हैं। हर क्लब की बात नहीं होती यूरोपियन सेमीफाइनल, हर क्लब की कैपेबिलिटी में नहीं होता उजैर। ये जो जुल्फे अभी देख रहे हैं ना, रिटर्न ये कहीं नहीं जा रही। रिटर्न पॉसिबल है, रिटर्न पॉसिबल है। रियली अब तक उम्मीदवार है। 1-0 से हो सकता है, इट्स नॉट रूल्ड आउट, इट्स नॉट अ डेविस्टेटिंग लॉस, लेकिन या इट वाज अ टफ लॉस मुझे नहीं फॉर द पता था बॉयज कि एंड पेरिस में इतनी बिजली जा चुकी है कि उन्हें सिर्फ राइस पकाने के लिए लंदन आना पड़ा। वाह, इंतजार कर रहे थे आप कि ये वाले जोक्स मारे जाएं। नहीं, इट वाज अ टफ गेम, लेकिन आई डोंट नो इफ यू सॉ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन नहीं इट, नहीं नहीं, आई डिडंट। बार्सिलोना का गेम, बार्सिलोना का भी नहीं देखा? नहीं नहीं, मैं तो कल रात सेलिब्रेट कर रहा था अपनी विक्ट्री। अच्छा चलें फिर ठीक है, लेकिन यमाल जो है, यमाल वाज अमेजिंग इन आई सॉ द हाइलाइट्स, यस। ही वाज वेरी वेरी गुड। और वो किसी ने एक तस्वीर भी डाली थी कि वो यमाल किस तरह का दिखता था कोविड के दौरान। वो भाई वो छोटा सा बच्चा था और अब जो है वो, ही आई थिंक ही स्कोर्ड मोर गोल्स देन मेसी एंड रोनाल्डो एट दैट सेम एज He's लेवल, इफ played a आई lot more रिमेंबर द matches, स्टैट। यार। He's played 100 matches at हाँ, 17. which is crazy man, It's it's insane. crazy for somebody माइकल so ओवन ना हो young. जाए बस बेचारे के साथ। So that's my only concern. He's been Yeah. overplayed at a very young age. So पीसीबी से दूर रखें या यमाल को पीसीबी से दूर रखें। यमीन यमाल और आमिर जमाल दोनों के करियर्स पीसी भी ना बर्बाद कर दे। अच्छा जी, आ जाते हैं उजैर। मैंने तो अपनी राय दे दी, आपका भी एक ट्वीट आ गया, आप ट्विटर पे वापस आ गए जब यूट्यूब पर बैन हुए। आपकी क्या राय है ऑन दिस फॉप आय बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ बैनिंग मेनी चैनल्स इंक्लूडिंग द लेजेंडरी द पाकिस्तान रेफरेंस? आई मीन लुक, लाइक एट द एंड ऑफ द डे, जो लॉजिक है वो जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि फ्लॉडी लॉजिक है, लेकिन जो लॉजिक है वो ये कि भाई ये यूट्यूबर्स पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन आई बॉल से पैसे बनाते हैं। तो क्योंकि हमारा गोल है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक कर दो, ड्रामे भी ब्लॉक कर दो, हैंडल्स भी ब्लॉक कर दो, ताकि इनके पैसे कम बने या इंडिया से बिल्कुल ही ना बने। अगर ये लॉजिक है तो फिर ठीक है, आप कर दें। आई डोंट थिंक इट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इट मैटर्स अ होल लॉट।
Yes, to an extent it does for some content creators, because you get like, I get 30% of my views on हम्म। Pakistonomy from India, but it's not like it's a huge monetization in any case. But that seems to be the logic. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो ख़तरे की बात है वो ये कि इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी जमहूरियत अगर इस तरह इकोसिस्टम को शेप करेगी, इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को बिग टेक की कंप्लायंस से, तो आई थिंक दे आर डिगिंग अ बिगर होल फॉर देमसेल्व्स ओनली। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम बाहर का जो आपको पसंद ना हो या आपके हरीफ मुल्क का हो, उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर आप अपने एक बबल में ही रहना शुरू कर देते हैं, और उस बबल में रहने की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत सारे जो है वो बैड डिसीजंस या बैड पॉलिटिकल मूव्स आप करने लग जाते हैं, जो कि वैसे ही नज़र आ रहा है इंडिया में। देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी elite बिहेवियर, पाकिस्तानी मिलिट्री कैलकुलस एज वेल, जो कि नहीं होता था अप अनटिल लाइक अ फ्यू इयर्स अगो। तो अगर इस डायरेक्शन में आपने जाना है, तो आई डोंट थिंक इट डज एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू पाकिस्तान from a overall perspective or an overall economic perspective, but it has far-reaching repercussions for India and Indian democracy and Indian media and Indian information ecosystems, क्योंकि बेसिकली आप एक तरह से सोवियत स्टाइल कर्ब्स लगाना शुरू कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान है, कल हो सकता है आपको वापसी कनाडा के साथ कोई मसला हो जाए, तो फिर आप कनेडियन अकाउंट्स ब्लॉक करने लग जाएंगे। परसों आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मसला हो जाए तो आप न्यूयॉर्क टाइम ब्लॉक कर देंगे। तो इवेंचुअली आप अपने लोगों से इन्फॉर्मेशन ही छीन रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन जब आप अपने लोगों से छीनेंगे तो उसका एक सियासी इम्पैक्ट होता है, और वो सियासी इम्पैक्ट फिर एक जमहूरियत में जैसी भी हो, पाकिस्तान जैसी भी हो, तो उस जमहूरियत में भी जो है वो डिसीजंस जो हैं वो सियासी लीडर्स के, मिलिट्री लीडर्स के, एलीट्स के, वो फिर फ्लॉड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एक बबल में रह रहे हैं। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट इट। इसमें आई थिंक मे बी दिस इज अ टास्क फॉर यू एंड अमर टू फिगर आउट के वाकई इकोनॉमिकली कितना नुकसान होता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मुझे कोई मैट्रिक समझ में नहीं आया जस्ट टू कैलकुलेट के इंडिया से पाकिस्तान को कितना यूट्यूब रेवेन्यू मिलता है फ्रॉम द कंट्रीज परस्पेक्टिव। आई डोंट थिंक तब एक पेबल भी होगा हमारी मुल्क की जीडीपी या मुल्क की इकोनॉमी। अगर तो ये आइडिया है कि हम यूट्यूब बंद करके उसको अफेक्ट कर देंगे, वो नहीं होगा। इंडिविजुअल क्रिएटर्स पे बिल्कुल अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं भी देख रहा था इट्स नॉट जस्ट लूजिंग 30% ऑफ द ऑडियंस। आपका यूट्यूब का एक क्लिक थ्रू रेट होता है, कितने लोगों ने थंबनेल देखा, उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने 10 सेकंड देखा, 20 मिनट देखा। उससे आपके चैनल मेट्रिक्स डिसाइड होते हैं, उससे एल्गोरिथम डिसाइड करता है आपकी वीडियो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। तो मेरा जो क्लिक थ्रू रेट है, वो जो 10 to 20% के बीच में होता था, वो अब 5 to 10 भी नहीं है, कुछ की तो वीडियो की 5 से भी कम हो गई है। सो द प्रॉब्लम इज इट्स शोइंग द थंबनेल सो इंडियंस कैन सी कि वीडियो आई है, बट इफ दे क्लिक ऑन इट दे कांट सी द वीडियो। सो फ्रॉम यूट्यूब परस्पेक्टिव देर लाइक हमने 1,000 लोगों को वीडियो दिखाई, उसमें से 500 लोगों ने तो देखी ही नहीं, तो मतलब ये बहुत एक बुरी वीडियो है। तो चैनल ग्रोथ, चैनल स्ट्रेंथ, चैनल मोनेटाइजेशन एट एन इंडिविजुअल लेवल विल गेट अफेक्टेड। हम जब मोनेटाइज नहीं भी था तब भी पॉडकास्ट बना रहे थे, तो हम तो बनाते रहेंगे। लेकिन इसका क्या मुल्क की इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक कलेक्टिवली इंडिया से यूट्यूब के पाकिस्तान को क्या $1 million भी नहीं आते होंगे उसे? व्हाट व्हाट वुड नहीं, यू अगर गेस? आते भी हैं तो देखें, दो दो फ्लॉज हैं। पहले तो ये कि इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, नंबर एक, ठीक है ना। नंबर दो, आपकी अगर लॉजिक है कि हम इन यूट्यूबर्स की इकोनॉमिक्स को हर्ट करेंगे, और उस इकोनॉमिक की हर्ट होने की वजह से वो प्रेशर पाकिस्तान पे डालेंगे कि आप भारत के साथ जो है वो आतंकवाद ना करें और बेहतर ताल्लुकात करें, और आतंकवाद ग्रुप्स के जो है उस पर एक्शन लें, तो भाईजान आप पाकिस्तान को नहीं जानते। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की सुननी है पाकिस्तानी रूलर्स ने। तो अगर आपका ये लॉजिक है तो वो भी फ्लॉड है, पहला लॉजिक इकोनॉमिक वाला भी फ्लॉड है। तो एक डिसीजन है जो आप इन हेस्ट, क्योंकि आपको ऑप्शंस चाहिए कुछ दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, तो ये आपको नया मिल गया। वो एक और डिबेट चल रहा है कि तमाम पाकिस्तानी आईपीज जो हैं वो ब्लॉक किए जाएंगे। अगेन माय पॉइंट इज, आप बना दे फायरवॉल। पाकिस्तान में इस वक्त एक्स पे फायरवॉल लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है, जो लिमिटेड लोग वीपीएन के थ्रू एक्स पे आते हैं, उन्होंने मीम वॉर शुरू कर दी। और बॉर्डर के पार लोगों को परेशानी हो गई कि भाई इनका तो पानी रोक दिया, ये मजाक मस्खरे मजाक मस्ती पे लगे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। तो भाई आप कर दे,
पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है कि आप ब्लॉग करते रहें, हम कंटेंट बनाते जाएंगे, हम मस्ती मजाक करते जाएंगे, हम अपने ऊपर हंसते चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, दुनिया आगे चलती जाएगी, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। इसका ऑल्सो इट एक्सपोजेस पाकिस्तानी फॉपा के यार, आपने इतना स्टूपिड डिसीजन लिया एक्स ब्लॉक करने का इस वक्त, जब चले हम कहें एक पोटेंशियल वॉर के साथ एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। तो उसमें पाकिस्तान की जो एक बैटल हमने जीती है वो तो मीम से जीती है। जो ये ट्विटर पे मीम आए थे, जैसे इंडिया में लोगों को लग रहा था हम थ्रेटन करेंगे तो ये लोग डर जाएंगे, द फैक्ट दैट लोगों ने शाका लाका बूम बूम की पेंसिल पोस्ट कर दी कि पाकिस्तान मिटाओगे तो हम वापस वापस बना लेंगे। वो लोग भी परेशान हो गए होंगे कि भाई ये चाह रहा क्या है। द पाकिस्तानी मीमर स्कोर्ड अ विक्ट्री एंड दीज आर दोज पीपल दैट यू डिडंट वांट यूजिंग एक्स। तो अगर आज ट्विटर बैन होता, इन लोगों के पास एक्सेस नहीं होता, पाकिस्तान गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही थी वो सक्सेसफुल हो जाता, तो आपको ये विक्ट्री नहीं मिलती। तो ये इन्फॉर्मेशन बंद कर देना, ताले बंद कर देना, चले हम पाकिस्तान इंडिया करते हैं। कनाडा ने तो ऑफिशियली क्लेम किया है ना कि यार इंडिया ने हमारी सरजमीन पर आकर लोगों को मारा है, उसको चले आप कहें टेररिज्म किया है। तो अब कनाडा उठाकर बोले कि इंडियन लोग जाके नरेंद्र मोदी पर प्रेशर डालें कि वो ये करना छोड़ दे। ये कौन से पैराडाइम में इंडिया के कमेंटेटर्स रहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को क्या करें हम, जीएच को अगर बोलेंगे हाँ हम लोग ना करें। एक तो पहले उस पर आते हैं कि एविडेंस है भी नहीं, बट अज्यूमिंग कि चले 26/11 का तो आ गया हमारे पास एविडेंस कि यार पाकिस्तान की लाइकली इन्वॉल्वमेंट थी। क्या करें अवाम, क्या हम कू करें यहाँ पर आकर क्या? व्हाट डू यू थिंक एन इंडिविजुअल, अ यूट्यूबर कैन इवन डू? कैन दे बी क्रिटिकल? एब्सोल्युटली। हैव वी नॉट बीन क्रिटिकल? एब्सोल्युटली। तो जो क्रिटिकल चैनल्स थे वो तो आपने सारे बैन कर दिए। तो बिल्कुल इस जेन्युइन समझ से बाहर है। आई थिंक इट्स जस्ट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तुक समझ नहीं आती। और अगेन जो मीम्स वाली बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और अगेन ये इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के एलिट्स के लिए और रूलिंग क्लास के लिए कि भाई सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और इंटरनेट पे किस तरह नैरेटिव बनाना है, ये बाबों का काम नहीं है। ये हम्म। डिसेंट्रलाइज दुनिया है, इस पे डिसेंट्रलाइज तरीके से काम होता है, कंटेंट बनता है और वो उभर के फिर सामने आता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में अपना नैरेटिव, अपना बयानिया बनाएं, तो वो स्टेट लेड स्ट्रैटेजी से या सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी से, जहां बाबे बताएं कि इस तरह का हम्म। कंटेंट बनना चाहिए और फ्रेम इस तरह होनी चाहिए और पेट्रियाटिक सॉन्ग की डेफिनेशन एक्स वाई जी है, या अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह बनती है, आप फेल हो जाएंगे अगर आप ये काम करते रहेंगे। दिस इज या एग्जिबिट ए ऑफ द फैक्ट के एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसके अंदर फ्री लोग हों, आज़ाद हों कंटेंट बनाने के लिए, उसे अगर आप प्रमोट करेंगे तो शायद आपको शॉर्ट टर्म में मज़ा ना आए। आपको शायद लगे कि भाई ये 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लड़के लड़कियां हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तान और क्या शैतानी मीडिया को प्रमोट करते हैं। लेकिन जब बात चेंज होती है, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो फिर you see a different side of it. So if you are take the long view, then a या more open, a more decentralized media ecosystem is the exact right response on the other side to the bans that are being put across the LOC. यार, बट ये जो आप कह रहे हैं बाबे बैठे हैं दोनों मुल्कों में, ये जो देसी बाबे हैं, इनकी सोच, ये इस देसी बाबा से आगे इनकी सोच जा ही नहीं रही। तो क्या करें यार, मतलब ये फंसे हुए हैं ये लोग उसी चीज में। अगर इसकी हम एक एनालॉजी पास से ड्रॉ करें, सिंस आई लव बीइंग लाइक एवरीथिंग इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, पैन एम फ्लाइट की जब हाईजैकिंग हुई थी तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट को रियलाइज हुआ था कि हम मीडिया वॉर हार गए, कुछ हमारे पास तो प्राइवेट मीडिया है ही नहीं। हमारा तो वो था ना कि बस एक पीटीवी रखो, जब मूडो पीटीवी की दीवारें फलांग कर चले जाओ अंदर, स्विच ऑफ कर दो, पूरे मुल्क को दिखाओ कि भाई अमेरिकन सूंडी खेतों में कैसे लगती है, और पीछे पू कर लो। जब वो हुआ तब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, इंटरनेशनल मीडिया को भी कुछ दिखाना होता है, मीडिया नैरेटिव्स बनाने होते हैं। तब आपने प्राइवेट मीडिया को लाइसेंस दिया, उनको काम करने दिया। अब नजम सेठी हैं जिनको पहले आपने उठा लिया था, नजम सेठी इज योर बेस्ट वेपन राइट नाउ। आई सॉ हिज इंटरव्यू विद करण थापर एज वेल। ही डिड a much better job defending Pakistan and Pakistan's narrative than your government, than your official narratives। एक साहब तो मतलब यूके की एम्बेसी में, कर्नल तैमूर आई बिलीव इज हिज नेम, वहाँ प्रोटेस्ट हो रही है, आप चाय ले जाकर उनको मॉक कर रहे हैं। आप ऑफिशियल एक रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब टेक प्राइड इन द ऑफिस दैट यू होल्ड। आप एक कॉमन ट्रोल तो नहीं है। एंड देन लुक एट हाउ नजम सेठी डिफेंडेड पाकिस्तान। नाउ नजम सेठी somebody you probably hated in the past।
तो प्लीज क्योंकि खुदा अगर का लोगों को वास्ता है। याद नहीं है, ये बात उन्होंने दोहराई भी उस इंटरव्यू में कि नजम सेठी साहब का फ्राइडे टाइम्स ही था जिसने पहले अजमल कसाब का की डिटेल्स जो हाँ, है वो डिस्कवर की और बस चलाई वो कि वो जुगनू मोहसिन के पाकिस्तान से आया गांव था का और कहाँ बंदा से था। आया। तो तो वो आपको उस वक्त पसंद नहीं था नजम सेठी, और भी बहुत वजूहत हैं जिनकी वजह से आपको नजम सेठी पसंद नहीं आता। और हो सकता है उस इंटरव्यू के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों पाकिस्तान में जिन्हें पसंद ना आए कि उन्होंने वो बात एक्सेप्ट की, जो कि फैक्ट है कि 26/11 का जो एविडेंस है और उसके जो प्लानर्स थे वो पाकिस्तान में मौजूद थे, अभी भी हैं, एटसेट्रा। तो शायद आपको वो पसंद नहीं आया क्योंकि नजम सेठी हैज हिज ओन व्यू, बट this is why Najam Sethi then ends up having credibility in a moment of crisis to engage in a way where people listen, regardless of where they are, because of the fact that it's Najam Sethi speaking, and Najam Sethi has a track record of calling a spade in the past. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस के जो करण थापर का भी रिस्पॉन्स था, आई थॉट इट वाज अ वीक रिस्पॉन्स कि इन द पास्ट वी हैव नॉट बीन एबल टू ट्रस्ट पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल ही सजेस्टिव सी बात है कि अच्छा चले पठानकोट पे अगर पाकिस्तान ने फुली कोऑपरेट नहीं किया बिकॉज उनको शक था कि शायद हम इन्वॉल्व हैं। अब पाकिस्तान जो आया है कि किसी को भी बुला लो, न्यूट्रल लोग बुला लो, अमेरिका जिसको बुलाना है बुला लो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। इट सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स टू द वर्ल्ड दैट आवर हैंड्स आर क्लीन। जिससे आपने इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करवानी है करवा लो। आई थिंक दैट्स अ सॉलिड पोजीशन बाय पाकिस्तान दिस टाइम, नो? I think it's a correct position, and it is a position that I think will gain precedence, and will get support across over time. Whether ये जो है इंडिपेंडेंट होती है या प्रेशर या पोजीशन बाहर से आती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, येट टू बी सीन। बट पोजीशन बिल्कुल ठीक है कि हम कंडेम करते हैं इस एक्ट ऑफ टेरर को। पाकिस्तान में भी एक्ट ऑफ टेरर होता रहता है, हम सेलिब्रेट नहीं करते। इनोसेंट लोगों की जान गई है, हमने पिछले हफ्ते भी इस पे बात की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इंडियंस हो, कश्मीरी हो, पाकिस्तानी हो, मार्शियन हो। टेररिज्म इज टेररिज्म एंड इट इज हेनस। और अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो आप करें बिल्कुल। दूसरी पोजीशन जो पाकिस्तान की स्ट्रांग है, देखें ये अगेन जब आप इकोसिस्टम बंद कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ ये बात समझ नहीं आती। इम्पोर्टेंट पॉइंट पाकिस्तान का दूसरा ये रहा है, और ये कई सालों से रहा है, जब से अफगानिस्तान से अमेरिका गया और काबुल में नई हुकूमत आई और उस नई हुकूमत के साथ पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ना शुरू हुए। एक बड़ी वजह उसकी जो थी वो ये थी कि अमरीकी हथियार जो हैं वो तालिबान अपने शहरों के अंदर, मार्केट्स के अंदर बिकने की इजाज़त दे रहे थे। और फिर वो हथियार इस्तेमाल होना शुरू हुए पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। हमने शुरुआत में, मैं ये 2-3 साल से एक्सपर्ट्स पे अपनी पॉडकास्ट पे इस पे बात कर रहा हूँ कि इंफ्रारेड स्नाइपर स्कोप्स, नाइट विजन गॉगल्स एक्सेट्रा, ये सारे इंट्रोड्यूस होने लगे बैटलफील्ड के अंदर, जिस पे पाकिस्तान के फौजियों की जानें गई। ठीक है, तो पाकिस्तान इस इशू को रेज करता रहा। उस वक्त जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बात के ऊपर डिस्कशन करने का अमेरिका की तरफ। बट देन थिंग्स इवॉल्व। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक पोजीशन है, उनकी पब्लिक पोजीशन है कि ये जो हम हथियार छोड़ के गए हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस और व्हाट एवर इट माइट बी, ये फेलियर था बाइडेन इंतजामिया का और हमें इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान ने जो है वो कोऑपरेट किया है अमेरिका के साथ इशू इशू के ऊपर, एविडेंस दिया है। हत्ता कि वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी वगैरह के अंदर इस पे पूरी डिटेल रिपोर्ट्स चली हैं कि किस तरह से हथियार स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, जो कि अमेरिका छोड़ के गया था अपने इनखला के दौरान। अगेन, अगर आप इस बात को अगर फिर समझें और आपको अगर मालूम है कि इस खत्ते के अंदर ब्लैक मार्केट्स किस तरह ऑपरेट करती हैं, ब्लैक मार्केट्स का नेक्सस क्रिमिनल ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकर्स, वेपन स्मगलर्स के साथ क्या होता है, तो फिर इट इज़ नॉट बियॉन्ड द ऑर्डिनरी कि वही ओपन एयर मार्केट के हथियार जो कि आइसिस खुरासान लेके रशिया के अंदर दहशतगर्दी की वारदात करती है, वही हथियार पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और टेरर अटैक में इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह के हथियार। और फिर उसी तरह के हथियार जो हैं इवेंचुअली कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा एक ओपन बाजार है और बाजार गर्म है इन चीज़ों की। तो ये इशू भी है। अब अगर ये इशू आप सिर्फ कह दें कि ये पाकिस्तान का इशू है तो ये भी गलत बात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका वो हथियार छोड़ के गया। अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल फोर्सेस 20-25 साल से मौजूद थी, अब वो हाथ धो के चली गई हैं। तालिबान हुकूमत जो है अफगानिस्तान में, इंटरिम गवर्नमेंट, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन हथियारों के ऊपर कंट्रोल करने की। ठीक है, तो दिस इज अ शेयर्ड बर्डन, और पाकिस्तान का पोजीशन आई थिंक इज एब्सोल्युटली राइट
कि भाई आप अगर आज इस बात को इग्नोर करते या पिछले 2 साल से इग्नोर करते आए क्योंकि वो हथियार इंट्रोड्यूस नहीं हुए आपके अगेंस्ट और हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, थोड़ी टाइम बाद वो आइसिस खुरासान में इंट्रोड्यूस हुए, वो रूसियों के ऊपर इस्तेमाल किए गए दहशतगर्दी में, आपको फिक्र नहीं हुई क्योंकि वो रूस था। ठीक है, लेकिन अब बात कश्मीर में जा चुकी है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद कहीं और जाए। हम इसी तरह वेपन स्मगलिंग देख रहे हैं हूतीस की, जो कि हो रही है, जिस पे अभी ऑलरेडी एक कैंपेन चल रही है। तो दिस इज अ शेयर्ड इशू, और इस इशू के ऊपर अगर आप बात नहीं करेंगे रीजन के ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, तो फिर मसला बिगड़ता ही चले जाएगा। यू कैन कीप पॉइंटिंग फिंगर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे बाजार जो है हथियारों का वो गर्म है, और अगर वो बाजार गर्म है तो उस हथियार को इस्तेमाल करने वालों को मौका मिलेगा, वो कहीं भी उसे इस्तेमाल करेंगे। बाजार गर्म हो तो हथियार को इस्तेमाल करने वालों को मौका मिल जाता है, क्योंकि आपने अमेरिका का ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। ट्रम्प साहब से पूछा गया, उन्होंने बोला ये तो 1500 साल पुराना मसला है, कश्मीर का पाकिस्तान इंडिया लड़ रहे हैं। तो कोई याद आ गया मुझे जो इस तरह की बातें करता था कभी पाकिस्तान में भी। तो ट्रम्प साहब ने वो कह दिया। जेडी वैंस ने अभी कहा है कि आई होप दिस कॉन्फ्लिक्ट डजंट लीड टू अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने आईएसआई चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा दिया। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि हमें रिसेंटली थोड़ी बहुत शाबाशी मिली, अप्रिसिएशन मिली कि हमने वो जो टेररिस्ट हैंड ओवर कर दिया था। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को लग रहा है हम जरा गुड बुक्स में आए हुए हैं अमेरिका की। शायद कुछ डिप्लोमेटिकली भी किया होगा, भाई कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना, खुदा का वास्ता है। तो अमेरिका, एक तरफ से ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है कि भाई हमने नहीं इन्वॉल्व होना, ये लड़ते रहते हैं, 1500 साल पुराना मामला है। दूसरी तरफ मे बी आई थिंक द सपोर्ट इंडिया वाज होपिंग फॉर, एंड आई एम श्योर डिप्लोमेटिकली ट्राइड गेटिंग मोर, दे डिड नॉट गेट दैट, राइट? सो फार नो। और उसकी कई वजूहत हैं। एक और वजह अमेरिका में यह है जिसकी आई थिंक इवन इस वक्त इसराइल को मुश्किल हो रही है इस बात को समझने में, विच अगेन शोज यू कि कितना बड़ा शिफ्ट है ये अप्रोच के अंदर अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेशन। और शिफ्ट ये है कि जहाँ तक मैं लोगों से बात करके इस बात का पता कर सका हूँ कि द इशू फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज के दहशतगर्दी एक मसला है, उस मसले को हल करना है। लेकिन वो दिन जब अमेरिका दहशतगर्दी की वारदातों की वजह से एक लंबी जंग में जाए या एक लंबी जंग में किसी और की सपोर्ट करे, वो दिन इख्तिताम पर हैं इस वक्त। इवन इसराइल के अंदर फ़लस्तीन लेबनान का जो मसला है, वहाँ भी पहली अप्रोच रही है कि आप इस मसले को हल करें, और ये मसला हल उसी वक्त होगा जब हम ईरान से गुफ्तगू करके बात को आगे बढ़ाएंगे न्यूक्लियर डील पर। तो आप देख रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ की कॉन्वर्जेशन ईरानियों के साथ चल रही हैं। हत्ता कि 2 दिन पहले एक पूरी अटैक लाइन उभर के सामने आ गई स्टीव विटकॉफ के अगेंस्ट फ्रॉम द प्रो इजराइल पार्ट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी एंड अलाइंड एलिमेंट्स विद इन द वाशिंगटन डीसी सर्किट। तो उस पर डॉन जूनियर ने भी पोजीशन ले ली कि ये वो लोग हैं जो फॉरएवर वॉर चाहते हैं, हमेशा की जंगें चाहते हैं, और ये मेरे वालिद की फॉरेन पॉलिसी लेगेसी को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं बाय अंडरमाइनिंग स्टीव विटकॉफ। तो वो लाइन बड़ी शार्पली ड्रॉ है इसराइल के इशू पर भी, और इसराइल बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह स्टीव विटकॉफ को हटाया जाए फ्रॉम अ निगोशिएटिंग टेबल, क्योंकि वो डील्स डिस्कस कर रहा है ईरान के साथ, रूस के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इशू फिर भारत की तरफ भी ट्रांसलेट होता है कि नंबर एक तो सदर साहब का इंटरेस्ट नहीं है कि वो एक पूरे खत्ते में जंग छेड़ें, क्योंकि दहशतगर्दी हुई है, दहशतगर्दी मसला है, उसमें हम कोऑपरेट करते रहेंगे, लेकिन जंग छेड़ने की बात तक नहीं जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करें और आपकी मदद करें, और आपका अपना जो एज अ ग्रेट पावर, अमेरिका एज अ ग्रेट पावर अपना वेट इस्तेमाल करे आपके स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए या आपकी सपोर्ट में, तो फिर एक प्राइस टैग होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रांजैक्शनल वाइट हाउस। तो वो प्राइस टैग जो है वो फिर बात चलेगी ट्रेड डील पे, आप कितना आगे बढ़ेंगे, कितनी तेज़ी से, बाकी जो इश्यूज हैं उस पर आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, आप अमरीकी F-35 खरीदेंगे कि नहीं, उसकी प्रोग्रेस कितनी तेज़ी से होगी। तो फिर अगर आप एज इंडिया सपोर्ट मांगेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पर उस तरह से डिस्कस होंगी जिस तरह शायद पिछले 8-10 साल में नहीं हुई। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कि अमेरिका का इस वक्त जो इशू है, वो अपने वाइट हाउस के अंदर और अपने फॉरेन पॉलिसी निज़ाम के अंदर खुद इतना केओटिक बना हुआ है कि उनके पास इतना हेड स्पेस नहीं है कि वो रशिया से भी डील करें, ईरान से भी डील करें, फ़लस्तीन में भी डील करें, ट्रेड वॉर में भी डील करें, चीन से भी निगोशिएट करें, और अब इस इशू में भी
जो हैं वो ज़्यादा डिप्लोमेटिकली इंगेज रहें बियॉन्ड कॉल्स ऑफ डी एस्केलेशन। क्योंकि अगेन आपने भी देखा होगा कल व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की छुट्टी हो गई, उसके साथ साथ एलेक्स वॉन्ग जो थे उनके साथ उनकी भी छुट्टी हो गई। उससे पहले लॉरा रूमर की मीटिंग्स होती हैं व्हाइट हाउस के अंदर, तो एक पूरा का पूरा जो निज़ाम था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उनमें कई लोगों की छुट्टी हो गई। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हाइट हाउस का इस वक्त इज इन अ स्टेट ऑफ केओस। और उस केओस के अंदर ऑब्वियसली आपके पास फोकस कम होता है, टाइम कम होता है चीज़ें करने का। तो आई थिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर लीडिंग टू अ वेरी डिफरेंट position here in Washington, and overall, to complicate things more for India, पाकिस्तान ने शुरुआत में आते ही जो है वो एक पोजीशन ली आइसिस खुरासान के ऊपर, कोऑपरेट किया अमेरिका के साथ, सीआईए के साथ, एक तोहफा हम जिसे कह सकते हैं अमेरिका को दिया। उस तोहफे का शुक्रिया भी डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया कांग्रेस की स्पीच में। तो आई थिंक दैट हैज़ आल्सो बॉट पाकिस्तान सम स्पेस। एंड फाइनली इस वक्त तक जो है ये इंटरनेशनल मीडिया में कवर हो चुका है, इकोनॉमिस्ट लिख चुका है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुका है, इंडिया की अपनी रिपोर्टिंग आ चुकी है, हमने इस पे पिछले हफ्ते भी बात की। एज सच कोई स्मोकिंग गन एविडेंस नहीं है इंडिया के पास जिससे वो कन्विंस कर सके इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये जो दहशतगर्दी की अटैक की वारदात हुई है उस पे पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी रियासती इदारों का डायरेक्ट हाथ है। तो दैट मेक्स all the cases very weak for India to argue at this point. उसमें चाइना, नो सरप्राइज के चाइना ने इंडिया की साइड नहीं ली, बट एनी सरप्राइज टू यू कि इतना पब्लिकली पाकिस्तान की नैरेटिव की तरफ चाइना लीन कर रहा है? आई डोंट थिंक इट्स सरप्राइजिंग एट ऑल। अगेन देखें, चीन के लिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह उन्होंने, अगेन वी हैव टू कनेक्ट दिस टू अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। तो अगर दूसरी तरफ एक जंग है यूक्रेन रशिया में, और उस जंग के अंदर चीन ने रशिया की सपोर्ट की, मटेरियली सपोर्ट की, पैसों की तरफ सपोर्ट की, तजारत बढ़ाई ताकि रशिया गेम में रहे, वो चीन के इंटरेस्ट में था। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ अगर एक्सकलेशन होती है पाकिस्तान भारत की, तो चीन के इंटरेस्ट में है। और इस पे चीन के अपने कमेंटेटर्स चाइनीज़ मीडिया में लिख रहे हैं कि द इंटरेस्ट फॉर द चाइनीज इज के ओवररन न किया जाए पाकिस्तान को भारत की तरफ से। तो उसके लिए चीन जितनी सपोर्ट हो सकती है वो सपोर्ट करेगा। और अगेन ये इसलिए नहीं है क्योंकि हायर देन द हिमालयाज और डीपर देन द ओशंस टाइप रिलेशनशिप है, वो रेटरिक होता है। असल चीज़ ये है कि अगेन आप अगर एक स्ट्रेटिजिक कंपटीशन एरा में दाखिल हो रहे हैं जहां दो बड़े ग्रेट पावर्स चीन एंड यूनाइटेड स्टेट्स आमने सामने हैं, और इवेंचुअली अगर आमने सामने आके वो खुदा ना ख्वास्ता जंग की तरफ जाते हैं साउथ चाइना सी में, ताइवान में, या कहीं और ईस्टर्न थिएटर के अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। ठीक है ना? तो उस तरफ जाने से पहले आपने वो चीज़ें टेस्ट करनी है। तो अमेरिका ने और चीन ने दोनों ने रशियन और यूक्रेनियन थिएटर में काफ़ी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। तुर्की ने काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट की जो है सीरियन थिएटर के अंदर, उससे पहले आज़रबाईजान और आर्मीनियन थिएटर के अंदर जहाँ पाकिस्तान ने भी एक किरदार अदा हम्म। किया। इसी तरह ईरान ने चीज़ें टेस्ट की, अभी इसराइल मिडल ईस्टर्न थिएटर के अंदर इसराइल ने टेस्ट की विया अमेरिका, उसी हम्म। थिएटर के अंदर हूतीस टेस्ट कर रहे हैं। अभी एक F-18 जो है वो डूब गया पानी के अंदर, रेड सी के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशंस, क्योंकि हूतीस की स्ट्राइक आ रही थी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। तो अगेन अगर चीन का पर्सपेक्टिव है कि दिस इज़ ऑल बिल्डिंग अप टू एन एनवायरनमेंट जहां हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान एक दोस्त है और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है मिलिटरीली चीन के साथ, तो जाहिर है वो सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर एस्केलेशन होती है और टेस्टिंग होती है काफ़ी सारे नए खिलौनों की, तो व्हाट बेटर थिएटर देन इंडिया पाकिस्तान टू टेस्ट इट आउट, विच इज़ वन नॉच अबव यूक्रेन रशिया, सो टू स्पीक, राइट? कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि क्या होता है। तो आई थिंक दैट मेक्स स्ट्रेटिजिक सेंस फॉर द चाइनीज एज वेल टू बैक पाकिस्तान हियर। अल्लाह अल्लाह माफ करे, काश ऐसा ना हो। इंटरनेशनल रिलेशंस हो या बाबर की बैटिंग हो T20 में, वो टेस्ट मोड में ही चल रहा है सब कुछ। मैंने भी टेस्ट किया पर डॉक्टर ने बोला क्रैनबेरी जूस पी लें आप। इसमें हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, तो आफ्ताब इकबाल ने भी एक वीडियो बनाई। वो उनका चैनल बैन नहीं हुआ तो पहले तो उन्होंने कसीदे बांधे कि मैं मोदी कहता था असल में नाम मोदी है। पर उन्होंने ये भी बोला कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है
कि भाई आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है इंडिया के पास, हमारे पास रिक्शा है, हम लेकर घुस जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला एक पढ़े लिखे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बेवकूफाना बात, बेवकूफाना नहीं बोला कि चाइना मदद करेगा, ये भी प्रोपेगेंडा है। तो आफ्ताब इकबाल ने शायद हमारी पिछले हफ्ते की एपिसोड देख ली है, बट मुझे याद आया कि हमने पिछले हफ्ते एक क्लैरिफिकेशन देनी थी उनके बारे में जो हमने नहीं दी। जी, क्लैरिफिकेशन ये थी कि जो हमने कहा कि वो मुर्दों से बात कर रहे हैं स्टीव कोहेन, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि उस क्लिप का एक पूरा कॉन्टेक्स्ट था। तो आई वॉच्ड इट, आई थिंक यू वॉच्ड इट एज वेल। तो यस, ही वाज नॉट एग्जैक्टली रेफरिंग टू स्टीव कोहेन। तो फॉर दैट एरर, और जो हमने एब्सर्ड न्यूज़ पे कवरेज की और उनका मजाक उड़ाया, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि हमने पूरी क्लिप नहीं देखी थी। तो गलतियां हो जाती हैं, एंड अगेन आई होप दैट अपॉलॉजी इज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर आफ्ताब इकबाल। हम 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 उजैर भाई यूनिस शो एज एन शेयर्ड इंडिविजुअल, है। उजैर यूनिस एज एन इंडिविजुअल ग्रुपों में वो क्लिपें भेज भेज कर बेचारे आफ्ताब इकबाल का मजाक उड़ाया। मुझे तो जितने लोग सुनते हैं उनको पता है कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आफ्ताब साहब का। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, उनकी लगता मूंछों है का मैं अगली बहुत एपिसोड शहजाद की बड़ा। होने वाली है। अगले गेस्ट आफ्ताब इकबाल आने वाले हैं स्टूडियो के अंदर। नहीं, उनका तो वो एक चैनल भी है ना, गेट वेल सून विद आफ्ताब इकबाल। तो वो GW अच्छा, जो उन्होंने लिखा है, जो उनके डॉक्टर ने उनको लिखा था, उन्होंने चैनल का नाम ही रख दिया है। चैनल का सिंस नाम ये लिख दिया। बोक्स की बातें शुरू हो चुकी है, तो मैंने खान साहब की स्टेटमेंट पढ़ी। मुझे तो लगा यार ये वक्त नहीं था, जितना आपने इंडिया की बात की उतनी आपने फॉर्म 47 की बात कर ली। तो मुझे तो वो चीज़ पेटी लगी, बट लोगों को लगता है मेरा बायस है, मेरा बोक्स है। तो अनबायस्ड उजैर, आपकी क्या राय थी उनकी स्टेटमेंट के बारे में? नहीं, लोगों को इस इशू पे लगता है मेरा भी बायस है, बट अगेन माय व्यू हैज़ ऑलवेज बिन, ये मैं किसी से शुरू, जब ये क्राइसिस हुआ तभी यहाँ डीसी में हम बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तो बात हुई कि मेरा, अगर मैं एडवाइज़र होता खान साहब का या सलमान अकरम राजा साहब का, पीटीआई की लीडरशिप का, तो मैं कहता ये आपके लिए मौका है कि आप जो है वो सियासत को साइड पे रख के नेशनल सिक्योरिटी और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, और अगर आपके अपने मीडिया इकोसिस्टम में भी इस बात को आगे बढ़ाएं। और अगर आप बढ़ाएंगे तो काफ़ी सारी और रास्ते आने वाले हफ्तों के अंदर आपके लिए खुल सकते हैं, बाय यू सिंपली शोइंग दैट यू आर सीरियस कैरेक्टर्स हु वांट टू टॉक अबाउट सीरियस थिंग्स इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस एंड आर विलिंग टू सेट असाइड अदर थिंग्स। लेकिन मेरा व्यू ये था कि क्योंकि ये मेरी लॉजिक है, तो ये पीटीआई की लॉजिक नहीं हो सकती, क्योंकि दे नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी to miss an opportunity. So I think that was not a surprise to me. And again, moment of crisis के अंदर PTI could have acted better. Khan Saab could have spoken about this much better. Their ecosystem could have taken a different position on this. लेकिन आई गेस डिवाइड इतना बढ़ चुका है, पोलराइजेशन इतनी ज़बरदस्त है कि वो उस तरफ जाने को राज़ी और तैयार इस वक्त नहीं है। वो अफसोस की बात है, जो है, यू नो, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। बट या, आई डोंट थिंक दे, आई थिंक दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। इसमें जो PTI के फाउंडिंग मेंबर हैं समद याकूब, उन्होंने इंडियन मीडिया पे जाकर जो शहबाज शरीफ को आईएसआई का धोबी का कुत्ता पट्टा बांधा हुआ है गले में, जो दूसरे पैनलिस्ट आए हुए थे उनको आईएसआई का टट्टू बोला। आप देखिए आईएसआई का टट्टू, ये कुत्ते हैं ये आईएसआई के, ये आर लिटिल डॉग्स ऑफ द आईएसआई। आपकी राय में, सिंस आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस बीइंग द फेस ऑफ पाकिस्तान फॉर इंडिया? जो इंडियन नॉर्मल कंज्यूमर टीवी पे देख रहा है, हम लोग तो सारे बैन हो चुके हैं अब, वो ये देखेगा कि पाकिस्तान में तो ये हाल है कि पाकिस्तान की जो आर्ग्युबली दो सबसे बड़ी पार्टीज हैं, वो तो इंडियन मीडिया पे जाकर एक दूसरे को ऐसे का टट्टू बोल रहे होते हैं एट अ टाइम व्हेन वॉर गेम्स खेले जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आई एम श्योर यू सीन दैट समद याकूब क्लिप और मल्टीपल क्लिप्स Yeah, दैट I've एग्जिस्ट। seen I've seen a lot of these, and I think it only serves the purpose of the warmongers to have people like this on their show. क्योंकि वो रीइंफोर्स करता है उसी इमेज को जो कि क्यूरेट की जा रही है कि पाकिस्तानी इसी तरह के हैं, दहशतगर्दी को कंडोन करते हैं, कंडेम नहीं करते, आपस में डिवाइडेड हैं, इनकी फौज जो है वो सब कुछ चला रही है, जो कि ठीक बात है। लेकिन आप एक एक इमेज बनाया गया है कि उस सब कुछ चलाने के अंदर जो है वो इतने मास्टरमाइंड हो चुके हैं कि उन्होंने अंदर जाके ऐसा ऑपरेशन करवाया, टेरर अटैक करवाया, जिसके अभी तक कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सके। तो आई थिंक
it's beneath people to engage on those platforms. और again on the पाकिस्तानी side फिर वो जब clips वायरल होती हैं तो वो फिर एक यही पर्सपेक्टिव रीइंफोर्स करती हैं कि पूरा का पूरा भारत जो कि एक 1.5 बिलियन लोगों का मुल्क है, जिस पे अगेन जो हम मीडिया कंज्यूम करते हैं लिंग्विस्टिकली भी वो एक बड़ा स्लिवर है पूरी मीडिया इकोसिस्टम का, क्योंकि साउथ की तो ज़बान ही अलग है, तो हम तो वो कंज्यूम ही नहीं करते मीडिया इकोसिस्टम, या ईस्टर्न पार्ट्स की ज़बान अलग है, हम वो कंज्यूम ही नहीं करते। तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा भारत जो है वो इसी तरह की गुफ्तगू कर रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू। येस, इट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम, लेकिन अगेन इट सर्व्स अ पर्पस बाय प्रोजेक्टिंग दैट काइंड ऑफ मीडिया एज वेल। तो अगेन अगर आप जाके इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप एक तरफ रीइंफोर्स कर रहे हैं उनकी बायसेस को, उनके क्यूरेटेड इमेज को पाकिस्तान के बारे में, और अगेन उसमें आप फिर पाकिस्तान के अंदर भी एक ही इमेज क्यूरेट कर रहे हैं भारत की, जो कि अगेन सूट सिर्फ उन लोगों को करती है जिन्हें एस्केलेशन चाहिए इस वक्त। Preempting all the comments, some of which have already been written and posted, कि तो हम दोनों जो बुग्स वाले हैं, हम अब ये बात नहीं करेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने जो फौपा किया। आई यूज दिस वर्ड थर्ड 3 टाइम्स इन दिस पॉडकास्ट। जो जाकर उन्होंने बोला कि हाँ हम अमेरिका के कहने पे इतने सालों से टेररिज्म कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ अब जितना भी उसको डिफेंड करने की कोशिश करें। आई बिलीव हमने उस टाइम भी ये डिस्कस किया था कि जब शाह महमूद कुरैशी ने जाके डीप पॉकेट्स बोल दिया था। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर जब इस तरह की बातें कर देते हैं, एक दफा वो तीर कमान से निकल जाता है, उसके बाद आप लोकल मीडिया पे उसको डिफेंड करते रहें जो करते रहें। पार्ट ऑफ इट इज के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में उस तरह है जिस तरह सिम्पसन्स के इंट्रो में मैगी की जो जो सबसे छोटी वाली बच्ची है, होमर सिम्पसन की जैसे मैगी, वो गाड़ी चला रही होती है मार्ज की गोदी में। और उसी तरह फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनकी ना ट्रेनिंग होती है, ना उनको समझ होती है, ना प्रॉबेबली उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग हुई भी होती है। तो वो फिर इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर इस तरह की बातें करते हैं। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ ख्वाजा आसिफ सिंह कि हाँ हमने अमेरिका के कहने पे 30 साल टेररिज्म को सपोर्ट किया है? आई थिंक हर मोमेंट ऑफ क्राइसिस में कहीं ना कहीं, आपने शाह महमूद कुरैशी की बात की, पाकिस्तानी वजीर जो है वो इस तरह की जो है वो बकवास ही हम कह सकते हैं जाके कर देते हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। अभी कल मैं शाहजेब खानजादा का शो देख रहा था तो ख्वाजा साहब ही आए हुए थे उधर, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो करते करते जो है वो रुक गए। अल्लाह का शुक्र है वो रुक गए, क्योंकि ही वॉज टॉकिंग अबाउट इंडिया इन दैट मोमेंट, और उन्होंने बात करना शुरू की जहाँ वो जा रहे थे। वो अगेन ही पॉज थैंकफुली, वो पेंट करने जा रहे थे हिंदुओं को एक तरह से, और फिर वो रुके, मैं हिंदू तो नहीं कहूँगा, हिंदुत्वा की तरफ फिर उन्होंने पिवट किया। मैंने कहा चलें ख्वाजा साहब, शुक्र है आप इस तरफ जाने से पहले आपके दिमाग में एक बटन क्लिक हो गया कि वो वाली बात नहीं करनी जिस तरफ आपका शायद इमीडिएट रिएक्शन था जाने का। फिर पिवटेड टू हिंदुत्वा और कहा कि पाकिस्तान में भी हिंदू हैं और वो हमारे भाई हैं एक्सेट्रा, विच आई वॉज ग्लैड कि एटलीस्ट ही कोर्स करेक्टेड ओवर देयर। लेकिन अगेन कोर इशू क्या है शहजाद? कोर इशू ये है, जैसे आपने कहा कि ब्रीफिंग शायद आपको मिली हुई हो, लेकिन इस सियासत के अंदर जब क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है पाकिस्तानी टीवी पे जाने की, तो आप टॉकिंग पॉइंट्स में बिलीव नहीं करते, आप मैसेजिंग डिसिप्लिन में बिलीव नहीं करते। आपके यहाँ एक पूरा एक कल्चर बन चुका है कि पर्ची से पढ़ने वाला तो जो है वो बेवकूफ़ होता है। हालांकि मैंने जितने भी सीनियर लोगों के साथ काम किया है वो सीनियर ब्रीफिंग्स के अंदर, प्राइवेट ब्रीफिंग भी हो, पर्ची से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हर अल्फाज और हर अल्फाज के चुनाव के ऊपर जो है सामने वाला पे अटेंशन कर रहा होता है, तो ज़रूरी होता है कि आप पर्ची से पढ़ें या बड़े प्रिपेयर्ड रिमार्क्स रखें, बिकॉज अदरवाइज यू कैन गो ऑफ ट्रैक एंड इट कैन हैव रेपरकशंस। तो क्योंकि आपकी आदत ये हो चुकी है तो आप स्काई पे भी बैठ गए और बीबीसी पे भी बैठ गए या कहीं और बैठ गए, और आपने बात कर दी जो आपके दिमाग में थी, थिंकिंग के सामने क्रिश्चियाना मानपुर नहीं हामिद मीर बैठा हुआ है, एंड देन इट लीड्स टू अ क्राइसिस। और इस बयान की जो ख्वाजा साहब ने की उसका इम्पैक्ट यूएन तक जो है वो हमें देखने को मिला, क्योंकि यूएनएससी के अंदर जब कॉन्वर्जेशन हुई इस इशू पर तो भारत ने इस बयान को उठाया और दिखाया कि भाई ये तो इनका अपना वजीर दिफा खुद ये कह रहा है। तो अगेन इट वाज एन ऑफुल ऑफुल मोमेंट ऑफ टेलीविजन बाय द डिफेंस मिनिस्टर, एंड इन एनी नॉर्मल प्लेस अ मिस्टेक लाइक दिस अगेन, मैंने शाह महमूद कुरैशी के उस इशू पर भी उस वक्त भी ऐसी बात की थी। इट इज़ अ फायरेबल ऑफेंस कि आपने अपने पूरे बयानिए को, अपने मुल्क की स्टैंडिंग को जो है वो डिसरिप्यूट में होल्ड किया है बाय सेइंग समथिंग लाइक दैट, एंड इन एनी नॉर्मल कंट्री यू ईदर रिजाइन और द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव फायर्ड यू एट दैट पॉइंट इन टाइम।
न्यूज रैप अप करते हैं, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, हमारे अगले गेस्ट आने वाले हैं स्टूडियो के अंदर। आ, हफ्तों महीनों से हम आपको बता रहे हैं कि सिंध में प्रोटेस्ट हो रही है, उसको मेन स्ट्रीम अटेंशन नहीं दी जा रही थी, सीसीआई की मीटिंग नहीं कॉल की जा रही थी। फिर पिछले हफ्ते जब बाबर लो पास जो है सक्खर का, वो ब्लॉक किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जब थोड़ा हिट हुआ तब थोड़ा समझ में आया कि अच्छा यार, इकोनॉमिकली हम भी हर्ट हो सकते हैं, पंजाब को नुकसान हो सकता है। तो सीसीआई की मीटिंग कॉल कर दी गई है। इट सीम्स लाइक दिस ऑफल कनाल प्रोजेक्ट विल बी पुट ऑन होल्ड, विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरी तरफ मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि एयर इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस जो बैन हुई है, दैट कुड एंड अप कॉस्टिंग अस 600 million ओवर अ ईयर। तो हम जो ये यूट्यूब उस पर रो रहे हैं, आई डेंट रियलाइज इट टू बी सच अ साइजेबल नंबर। फिर जब मैंने थोड़े चार्ट्स भी देखे कि प्लेन्स किस तरह से रीराउट कर रहे हैं, देन इट मेड मी रियलाइज कि अच्छा, इट मेक सेंस। आई एम गोना रन थ्रू दिस उजैर, एंड देन आई ट्राई एंड गेट योर टेक ऑन दिस एज वेल एट टुवर्ड्स द एंड, ताकि हम टाइम बचा लें। अच्छा जी, जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया ने जितना प्यार दिया, इट हैज नॉट बिन रेसिप्रोकेटेड इन पाकिस्तान। उसमें जब मैंने पोस्ट भी किया, लोगों ने ये कैवियट ऐड किया कि जावेद अख्तर स्टेट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अवाम की बात नहीं कर रहे। दोनों केसेस में मुझे थोड़ा ये, स्पेशली जावेद अख्तर से ये स्टेटमेंट आती हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जावेद अख्तर जब आए थे तो पाकिस्तानी तो उनके पैर में पड़ गए थे, लिटरली पाकिस्तानी वर लाइक, खुदा के वास्ते कुछ तो शर्म कर लो। मतलब जहाँ बैठे हुए हो वहां पर तो शायद फवाद खान भी नहीं गया होगा करण जौहर के लिए, खुद कुछ कहीं तो रुक जाओ तुम लोग। तो इतनी इज्जत इतना प्यार जावेद अख्तर को मिलने के बाद जावेद अख्तर ने आकर अलहमरा में पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्टेट डिसीजन को भी जलील किया, उस पे पूरे हॉल ने तालियां बजाई। ये सब देखने के बाद जावेद अख्तर का ये बोलना मुझे तो दुख हुआ। और तीसरी बस ये आखिरी स्टोरी ये है कि हानिया आमिर के नाम से एक फेक स्टोरी, जिसमें जनरल आसिम मुनीर भी अटैक हो रहे हैं, और वो वायरल कर दी गई। अगर हानिया आमिर के अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान अटैक हो रहा है, तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मोस्ट लाइकली किसने फेक की होगी। ये जो फरहान विर्क स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, जो पहले कभी रानी मुखर्जी और डॉक्टर ए क्यू खान के ट्विटर अकाउंट चलाते थे, ये वही चलता आ रहा है आज तक। हानिया आमिर हैज कम आउट एंड सेड दिस वाज फेक। सो उजैर, लेट्स एंड विद योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस। आई थिंक माई टेक ऑन ऑल ऑफ दिस इज एसेंशली के मेन वन, क्योंकि हमने ये क्राइसिस पे तो बात कर ली, कनाल के इशू पर आई थिंक इट्स द राइट स्टेप फॉरवर्ड के मीटिंग हो रही है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। उसकी वजूहात क्या थी, ट्रैफिक जैम्स वगैरह, उससे प्रेशर बिल्ड हुआ। सेटिंग दैट असाइड, अगेन पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को इस हैबिट में मसल मेमोरी डेवलप करना होगी कि आप यूनिलैटरली इस तरह की चीज़ें ना करें। बेहतर हमेशा यही होगा कि गुफ्तगू से प्रोसेस फॉलो करके, दूसरे की बात सुन के, उसकी कंसर्न्स एड्रेस करके डिसीजंस इस तरह के लिए जाएं। इन पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि ये डिसीजन जो हैं वो एक बहुत सारी और इश्यूज को जन्म दे सकते हैं, जो कि हमने देखा इस प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान। तो देर आए दुरुस्त आए, बातचीत की, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। लेकिन प्रॉब्लम उभरने से पहले ही अगर इस पर बातचीत हो जाती और अच्छी तरह प्रोसेस फॉलो होता, तो शायद वो नुकसान भी ना होता जो हमने देखा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट। नंबर वन। नंबर टू एंड लास्ट पॉइंट ऑन दिस, काफ़ी लोगों का मैंने सुना कि जी प्रोटेस्टर्स ने रोड ब्लॉक कर दिए और जॉब्स चली गई और अरबों का नुकसान हो गया और ये हो गया और वो हो गया। पाकिस्तान जैसी भी जमहूरियत है, जमहूरियत हो या कोई और भी मुल्क हो, इंसानों को हक है कि वो पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट का जो एंड नतीजा यही होता है कि आपने प्रेशर बिल्ड करना है, और वन ऑफ द वेज इन विच प्रेशर इज बिल्ड थ्रू इकोनॉमिक मीन्स। तो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, पीसफुली किया, अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, आपको वो पसंद आए या ना आए, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, क्योंकि उनके पास वो हक मौजूद है उस आईनी राइट को एक्सरसाइज करने का, और वो उन्होंने भरपूर अंदाज से किया। एंड अगेन द पॉइंट बीइंग कि जब लोग प्रेशर डालते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, और उस पर सियासत ही होगी, पानी एक ऐसा इशू है जिस पे सियासत ही होती है, ये इकोनॉमिक और लोगों की रोजी रोटी का इशू है। तो उसे गुफ्तगू से ही आगे भी जाके अगर ऐसा हो तो रिजॉल्व किया जाए, अदरवाइज यू विल लीड टू वायलेंस एंड दैट्स नॉट समथिंग पाकिस्तान कैन टॉलरेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये तो पिछले, ये होने से पहले तो आर्ग्यू किया जा रहा था पंजाब का पानी पंजाब की मर्जी जो करे। तो ठीक है, सिंध का रोड सिंध की मर्जी जो करे। तो अगर आप लोगों ने इसी तरह खेलना है, तो महीनों महीनों इग्नोर होने के बाद पूरे सिंध ने इवेंचुअली अभी भी रोड ब्लॉक किए, ऐसा नहीं है कि कुछ जला दिया। एंड यू
समटाइम्स वी रियली मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। सिंध में आपको एक एफआईआर कटवाने के लिए लोगों को अपनी लाशों के साथ बैठना पड़ता है। ठीक है, वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, लोगों को मुश्किल हो रही है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, वो भी एक अजाब है। लेकिन असल अजाब तो ये है ना कि भाई एक एफआईआर जो आपका हक है वो कटवाने के लिए, या किसी को एफआईआर में नामजद करवाने के लिए एक अवाम को लाश लेके रोड पे क्यों बैठना पड़ रहा है? सो लेट्स मे बी ट्राई एंड फिक्स दैट, so that these people don't have to do this, rather than complaining about the road itself। जहाँ इतनी बुरी खबरें हो रही हैं वहाँ अच्छी भी चीज़ एक ये हुई कि एक यूपी में उजैर ने हमें बताया है, एक आदमी है जिसको पनीर नहीं मिला शादी में, तो उसने मिनी बस शादी में लेकर। पनीर नहीं मिला, उसने बस जो है वो शादी शामियाने में या शादी हॉल में चढ़ा दी। तो भाई अब वो उनका स्टेट क्या था, उन्होंने प्री पार्टी कितनी की हुई थी दूल्हे साहब ने, ये हमें नहीं पता। हो अगर कोई इंडियन व्यूअर वीपीएन से कनेक्ट होके यहाँ तक पहुंच चुका है इस पॉडकास्ट की, तो हमें बता देंगे पूरी स्टोरी क्या थी। लेकिन यूपी में पनीर हो या कराची में लेग पीस हो बिरयानी का, सिचुएशन जो है वो ऐसी हो जाती है कभी कभार। विच गोज टू शो के चाहे जितने भी इख्तलाफात हों, जितनी भी बैनिंग चल रही हो, जितना भी स्टैंड ऑफ हो, हैं एक ही जैसे कि पनीर नहीं मिली तो गाड़ी चढ़ा दी। और इधर कराची होता तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि बिरयानी का लेग पीस या मसाले वाले चावल सही तरह नहीं दिए तो गाड़ी चढ़ा दी हॉल के अंदर। ऑन दैट नोट आई थिंक वी कैन कंक्लूड, एंड आई थिंक अगर आप भारत से इधर तक पहुंच चुके हैं तो आपको मुबारक हो, आपका वीपीएन बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और थैंक यू। अल्टीमेटली आपको समझ आ गया कि एक ही जैसे लोग हैं यही काम करते हैं, दूध एंड दिस इज ऑल वी मांगोगे कैन लाफ खीर अबाउट। देंगे, पनीर मांगोगे खीर देंगे। मेरे ख्याल से यूपी में तो बंदा यही बोल रहा है। आई ऑलवेज मेंटेन दीज वीगन्स आर डेंजरस एंड मिलिटेंट, स्टे अवे फ्रॉम देम। उजैर ने उस पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय।